लेट्स टॉक में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं बीआरएस की सीनियर लीडर और एमएलसी के कविता जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं उसको लेकर कि किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं, पब्लिक के बीच जा रही हैं, इश्यूज़ जो हैं वो क्या हैं और पब्लिक की तरफ से कैसा इनको रेस्पॉन्स मिल रहा है। मैम, आपका इस्तकबाल है, वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं आप? हम देख रहे हैं लगातार जो है आप बिजी हैं निज़ामाबाद के आसपास और हर रोज़ कहीं ना कहीं पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो पहला सवाल यही है कि माहौल जो है वो कैसा लग रहा है, हवा क्या है? क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपके मुताबिक कैसे हालात हैं? पहले तो शुक्रिया, आप इतने दूर ट्रैवल करके आए। मुनसिफ टीवी को मेरा धन्यवाद। और पूरा स्टेट में अगर आप देखेंगे तो केसीआर साहब ने जिस तरीके का काम किया है पिछले 10 सालों में, लोग बेहद खुश हैं। लोगों को सर के ऊपर बहुत भरोसा है कि जो भी बचे कुचे काम होंगे वो कर लिए जाएंगे। एक उनके ऊपर गुडविल है पूरे स्टेट में। इसके पूरे ऑल दिस सिनेरियो मेक्स अस बिलीव दैट हम वापस पावर में आ रहे हैं तीसरी बार और भी बहुत अच्छे नंबर से वापस आएंगे। तो ये जो चला रहे कि मुश्किल है, ये सर्वे वो बोल रहा है, वो सर्वे ये बोल रहा है, ये तो 2018 में भी उन्होंने करके देख लिया। कोशिश तो उन्होंने किया है, लेकिन लोगों ने अल्टीमेटली अपना फ़ायदा किसको चुनने में है वो उन्होंने देखा है। केसीआर साहब ने जिस तरीके से काम करके दिखाया, ज़मीनी स्तर पर उनको पहुंचा के दिखाया है। पहले सरकारें वादा करते थे लेकिन कभी निभाते नहीं थे। केसीआर साहब ने जो वादा किया उन्होंने निभाया। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको। फर्स्ट टर्म में केसीआर साहब ने कहा था कि हम 1000 रुपये के वजीफ़ा दे के शुरू करेंगे और 5 साल हमने कभी रोका नहीं वजीफ़ा। जैसा सैलरी गिरता है वैसे ही वजीफ़ा गिरने लगा सबको। बाद में उन्होंने बढ़ाया, उसको 2000 कर दिया। लेकिन दूसरी बार सरकार आते ही इमीडिएटली कोरोना का इफ़ेक्ट था, कोरोना का 2 साल का इफ़ेक्ट था। फिर भी हमने एक बार भी वजीफ़ा नहीं रोका। 2000 का वादा किया था, अगले 5 साल भी चलाते रहे। तो इस बार भी हम जो लोगों को वादा कर रहे हैं वो निभाने के ही वादे हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वादा खिलाफी नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। मतलब हैट्रिक की बात हो रही है तो हैट्रिक पे हैं आप? बिल्कुल हैट्रिक पे, क्योंकि लोगों का भरोसा हमने कभी नहीं तोड़ा। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था 2014 में भी, 2018 में भी, आप भरोसा करिए, हमें मौका दे के देखिए। उन्होंने मौका दिया और हमने अच्छे तरीके से निभाया, तो बेहद खुश है। एक चीज़ थी कि टीआरएस से बीआरएस बनी, ठीक है, और फिर पब्लिक को थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। चेहरे तो वही हैं सब, मगर नाम बदल गया। तो ये जो है इसका क्या रिएक्शन है पब्लिक के बीच में? क्या उनको बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, अब जो है वो भारत राष्ट्र समिति है? मतलब कुछ मुश्किल तो नहीं है समझाने में? सिंपल सी बात है। अगर तेलंगाना का बेटा, अपने वतन का बेटा, देश भर में एक सक्सेसफुल मॉडल प्रेजेंट कर सकता है, लोग तो इस बात से बेहद खुश है। लोगों को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चंद पॉलिटिशियंस को लग रहा है कि कुछ एक पॉइंट मिला है कि इन्होंने नाम बदल दिया, लेकिन हमारा काम करने का तरीका तो वही है ना। नाम बदलने में क्या होता है, काम करके दिखाना चाहिए, वो हम करेंगे। और जो मॉडल यहाँ पे सक्सेस हुआ है, इसको देश भर में ले जाना हम सबको एक फ़ख्र की बात है। आज हम एक मिसाल है तेलंगाना हर एक चीज़ में। वी आर ऑलवेज टेकन विथ प्राइड। हमारा नाम लोग जब बताते, वो रैयतों का होने दीजिए, वजीफ़े का होने दीजिए, एजुकेशन में होने दीजिए, इंडस्ट्रीज़ में होने दीजिए, जॉब क्रिएशन में, ये सारे मामलों में हम देश भर में सबसे आगे है, अव्वल नंबर पे है आज हम। तो लोग भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और कल जाके हम कहीं तेलंगाना मॉडल कहेंगे तो लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। तो इसीलिए तेलंगाना को एक रास्ता दिखाना है पूरे मुल्क को आज। इसीलिए हमने अपने आप को नेशनल पार्टी कन्वर्ट किया है और आगे चल के महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, हर जगह हम कम्पीट करेंगे, लोकल एमपी इलेक्शंस में भी। और अपना वतन का बेटा अगर नाम अपना रोशन कर रहा है देश भर में, तेलंगाना के आवाम को तो तकलीफ नहीं है, पॉलिटिशियंस को हो सकती है। हाँ, लेकिन आप बहुत एक्टिव थी। कुछ दिन पहले हमने देखा अलग अलग सूबों में जा रही थी, फिर चीफ मिनिस्टर जाते थे, पहले आप पूरा एक माहौल तैयार करती थी, मगर फिर सिमट गई हैं वापस इधर तेलंगाना में ही। ऐसा क्या हुआ? मतलब जो है क्या चूंकि असेंबली इंतखाबात चल रहे हैं, ये असेंबली इलेक्शन है, इसकी वजह से, या फिर कोई स्ट्रेटजी बदली है? कोई लोग कहते हैं कि कुछ प्रेशर तो नहीं है किसी और का? नहीं, हम प्रेशर में आने वाले लोग नहीं, हम प्रेशर देने वाले लोग हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। हमने तेलंगाना पूरे देश भर के पार्टीज़ को कन्विंस करके, उन सबको समझा के हमने तेलंगाना बनाया है। तो हम
पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में, पॉलिटिकल प्रेशर बनाने में हमसे सक्सेसफुल कोई मूवमेंट नहीं रहा है। तो केसीआर साहब प्रेशर कभी नहीं लेते, देते हैं वापस। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, असेंबली का इलेक्शन जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तीसरी बार हम असेंबली के इलेक्शन जीतेंगे, हमारे एक रोड मैप है तेलंगाना का डेवलपमेंट के लिए। हमारे कई सपने हैं, कई एस्पिरेशंस है, कहीं बड़े इंटेंशंस है। अब तो फाउंडेशन ही हुआ है, ये 10 सालों में फाउंडेशन हुआ है। थोड़ा सुकून, थोड़ा राहत अभी मिला है लोगों को, लेकिन इसको परमानेंट एक प्रॉस्पेरिटी में बदलना होगा। हमारा सपना ये है कि तेलंगाना का हर घर आबाद हो और अपने आप इंडिपेंडेंट रहे, वो अपने आप में सशक्त बन जाए। तो इसका कोशिश करेंगे। एक 10 साल इज़ अ स्मॉल टाइम आप देखेंगे, क्योंकि ये 65 इयर्स का जो तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, पहले तो उसको रिवर्स करो, फिर एक फाउंडेशन डालो अच्छा सुनहरे तेलंगाना बनाने के लिए, और उसके ऊपर काम करो। तो ये 10 सालों में हमने बहुत बढ़िया प्रोग्रेस किया है, जो 75 इयर्स में नहीं हुआ था, ये 10 साल में हमने करके दिखाया है। लेकिन इसको कंटिन्यू करना है। इसके ऊपर अभी इमारत तो बनी है, सिर्फ फाउंडेशन बना है। फाउंडेशन बना है, इमारत आपको बनानी है। पर ऐसा कहते हैं कि लोगों की जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर होती है और एंटी इनकम्बेंसी भी होती है कई बार, और लोग जो है वो भूलना जो है वो एकदम शुरू कर देते हैं, बहुत जल्द भूलते हैं। आपको लगता है, चूंकि ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका इंटरेक्शन जो है वो लोगों के साथ है, आप जाती हैं, आप नौजवानों के बीच जा रही हैं, आप महिलाओं के दरमियान जा रही हैं, आप जो है वो हर उम्र के लोगों के बीच जा रही हैं, बात कर रही हैं, इंटरेक्शन कर रही हैं। तो वो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है एक इंतखाबात में, और 10 साल की मुद्दत छोटी नहीं होती मैम, तो वो क्या है एंटी इनकम्बेंसी का जो है, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो क्या नज़र आ रही है आपको? जी देखिए, लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर भी नहीं होती है। जिसको 10 साल से लगातार वजीफ़ा मिला हो, जिसके 1, 2, 3, 4 बच्चियों को भी शादी मुबारक का तोहफ़ा मिला हो, जिसको हर एक रेशन शॉप में जब जाते हैं या 24 आवर्स जब करंट लोगों को मिलता है, और पानी की इतनी किल्लत थे पहले कि हर गली में, हर नुक्कड़ पे झगड़ा होता था, रोज़ सुबह उठ के 1-2 घंटे उसी में चला जाता था। लेकिन अब आराम से घर पे है, घर पे नल है। तो लोगों के ज़िंदगी में जितना भी राहत हम पहुंचा सके एज ए गवर्नमेंट हमने दिया है। तो लोग भूलेंगे नहीं, ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है, एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में, मैं हाल ही में शोलापुर गई थी, और शोलापुर में आज के तारीख में अभी 7 डेज़ में एक बार, 10 डेज़ में एक बार पानी देते हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए, तेलंगाना के आवाम इमेजिन करते हैं ना अपने आप को, क्योंकि वो भी सुनते हैं कैसा पानी मिल रहा है, कैसा बिजली मिल रहा है, क्या उनको सड़कें कैसी है, इंटरनल सीसी रोड्स कैसे, हमारे गली में रोड कैसे बनाए, ये सारे चीज़ वो भी सोचते हैं ना। तो पॉलिटिशियन सिर्फ ऊपर के माहौल देखने का कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उनके साथ जाओगे, तो आपको पता चलता है कि 10 साल में कंटिन्यूसली जो काम हमने किया है, जिस तरीके से हॉस्पिटल हमने बदले। आज देखिए तेलंगाना के हॉस्पिटल्स में 60 to 65% डिलीवरीज तेलंगाना के हॉस्पिटल में होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, नॉट प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर लोग चुन के सरकारी दवाखाने में आ रहे हैं तो हमने कुछ काम किया है ना। इसका मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही है लोगों को? बिल्कुल मिल रहे हैं, और लोग चुन के आज सरकारी स्कूल्स में आ रही है। आज 49.3% एनरोलमेंट सरकारी स्कूल्स में है, बाकी 51.7% एनरोलमेंट। तो आधा पे आ गया ना। हम लोगों को ये विश्वास दे पा रहे हैं कि आप सरकारी स्कूल में आओ, फिर भी आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा। तो अगर इतना विश्वास हमने लोगों से 10 साल में जीत लिया, उनका दिल जीत लिया, तो अब भूलने वाली बात नहीं है। याददाश्त कमज़ोर होने की बात तब आती है जब आप शैलो काम करते हो, ऊपर काम करते हो, सरफेस पे काम करते हो। लेकिन एक गहरा रिश्ता है हमारे लोगों के साथ। उनके ज़िंदगी बदलने में तेलंगाना की प्रॉस्पेरिटी है, तेलंगाना की ग्रोथ है, और ये हम परमानेंट तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल में, ये 5 साल इलेक्शन जीता, नहीं, आने वाले पीढ़ियों को भी इसका फल मिले, यही हमारी कोशिश है। क्योंकि हम सफ़र कर चुके हैं 60-65 ईयर्स, वो नहीं चाहते हमारे लोगों को ऐसा सफ़र करते हुए देखना नहीं चाहते। अभी कांग्रेस पार्टी जो है वो, उसने भी अभी मंशूर जो है वो जारी किया, यानी मैनिफेस्टो जारी किया उसने। तमाम स्कीमें जो है वो हैं उसके अंदर। आप कह रहे हैं कि भाई इन स्कीमों की जो है आप क्यों ला रहे हो, ये तो पहले से हम चला रहे हैं, मगर उन्होंने उसमें पैसे बढ़ा दिए। मतलब किसी भी स्कीम का जो वजीफा का जो वो था, मतलब जो पैसे थे, यानी जो रकम मिलनी थी वो बढ़ा दी। तो तकरीबन आपको क्या लगता है, वो नकल कहेंगे आप उसको, या फिर वो अपने दावे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो कुछ, जो स्कीमों के नाम तो ज़रूर हैं, कागज़ों में है, मगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हालांकि आप कह रहे हैं कि सच्चाई ये है कि भाई लोगों तक फ़ायदा पहुंचा है। तो जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उस पर क्या कहेंगी? क्या वो बीआरएस की नकल है मैनिफेस्टो की, या क्या कहेंगे उसको? मैनिफेस्टो तो छोटी बात है, लेकिन आपको किसी भी पार्टी का
असली रूप पहचानना होगा, उसका फितरत क्या है, उनका इरादे कैसे है, उन्होंने आपके साथ किस तरीके से बर्ताव किए हैं, तारीख में कैसे उन्होंने बर्ताव किए है, अभी कैसे है, फ्यूचर में कैसा होगा, वो भी देखना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी अभी आके जो कहती है, मुझे तो हंसी आती है, क्योंकि पूरा दुकान वही है, सामान वही है, लेकिन नाम बदल के वो सामने आ रहे। ये कांग्रेस पार्टी जब पावर में थे, आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 113 डेज कर्फ्यू लगाया है पूरा तेलंगाना में, वो जब भी पावर में थे, बिफोर तेलंगाना फॉर्मेशन 10 ईयर्स में, और हमेशा दंगे फसाद, और वो हैदराबाद तक सीमित नहीं रहता था। हर एक ज़िले में जहाँ पे भी थोड़ा पॉपुलेशन हमारा ज़्यादा है, तो वहाँ वो पोलराइज करके बीजेपी का दूसरा, सिक्के के दोनों तरफ है बीजेपी कांग्रेस। एक तो सेक्युलर होने का डोंग करते हैं, दूसरे तो सीधा सीधा बोलते हैं हमें कोई मतलब ही नहीं है आपसे, आपका वोट नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए, अगर उनका बस चले तो पूरा हमें एक दिन में डिसअपियर ही कर दे, उस तरीके का उनका एटीट्यूड है। तो एक कांग्रेस पार्टी जो पहले नफ़रत पूरा स्प्रेड करके अभी वापस आके बोल रहे हैं कि हम मोहब्बत का दुकान खोल रहे हैं, तो आपका तो पूरा दुकान वही है ना, पूरा सामान वही है आपका, लोग भी वही है, लीडरशिप भी वही है, तो आप नया क्या सोचोगे, नया क्या दे पाओगे आप? ऑल्टरनेट जब तक बीजेपी का नहीं था, कांग्रेस को लोग वोट करते आए, लेकिन आज ऑल्टरनेट बीआरएस पार्टी है, तो लोग बीआरएस पार्टी को चुनेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में किस तरीके से हमने चलाया है, किस तरीके से अमन और चैन तेलंगाना में आज है, उसको हमें बरकरार रखना है, उसको हमें परमानेंट तरीके से एस्टैब्लिश करके रखना है। अदरवाइज आप सोचिए, गूगल जैसी बड़ी कंपनी दिल्ली को छोड़ के, बॉम्बे को छोड़ के, बेंगलुरु को छोड़ के, कोलकाता को छोड़ के क्यों हैदराबाद को चुनेगा? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे अमन है, चैन है, एक गारंटी है कि आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, क्योंकि यहाँ की सरकार स्टेबल है, कैपेबल है। तो ये चीज़ लोगों के जहन में आ चुका है ऑलरेडी कि हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफस्टाइल में स्टेबिलिटी चाहिए, और लगातार ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए। तो केसीआर और बीआरएस, वी आर पॉजिटिव पॉलिटिशियंस। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, पर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो है वो मोहब्बत की दुकान खोली और भारत जोड़ो यात्रा चलाई, कर्नाटक में उसका असर दिखा, तब तेलंगाना की बारी है। कर्नाटका में असर विसर कुछ नहीं दिखा, वो तो वहाँ का बीजेपी के गवर्नमेंट इतना करप्ट था, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट कांग्रेस जीत गया है। और वो कितने भी वादे करके जो आए हैं, आज 3 महीने भी नहीं हुआ, शुरू हो गए लड़ाई, मैं सीएम बन रहा हूँ, आप सीएम बन रहे हो, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है कांग्रेस पार्टी जहाँ है। और जो भी उन्होंने वहाँ पे वादे किए निभा नहीं पा रहे, और हर जगह दिख रहा है। आज राहुल गांधी जी हमारे यहाँ बोधन में भी आ रहे, सुबह से लोग बोल रहे हैं इन्होंने तो वहाँ करंट गुल कर दिया, वहाँ रैयतों को रोड पे ला लिए, आप फैक्ट्री वालों को रोड पे ला लिए, आप यहाँ के क्या करोगे? तो उनका कुछ, मैं वापस कहती हूँ, उनका वही दुकान है, वही सामान है, नाम बदल के आए, पहले नफरत बेचते थे, आज मोहब्बत बेचने का डोंग करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ हम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं मैम, अभी पीयूष गोयल आए थे, मतलब हैदराबाद में पीयूष गोयल थे, और वो कह रहे थे कि जो बीआरएस है वो कांग्रेस की बी टीम है, बीआरएस एमआईएम, एआईएमआईएम, और कांग्रेस ये कहती है कि जो बीआरएस है और एआईएमआईएम है वो बीजेपी की बी टीम है। तो ये खिचड़ी क्या पक रही है? और बल्कि राहुल गांधी तो थोड़ा आगे तक बोल गए, वो तो कह रहे हैं कि बीआरएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रिश्तेदार समिति है। तो ये कहानी क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि भाई सच्चाई क्या है। जी, आपके सवाल में ही जवाब है। अगर दोनों नेशनल पार्टीज बीआरएस को टारगेट कर रही है, दोनों नेशनल पार्टीज इतने इनसिक्योर है कि हमें बदनाम करने के पूरे कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को तो हमारा 10 साल का काम देखना चाहिए, लोगों को हमारा 25 ईयर्स का मूवमेंट प्लस गवर्नमेंट दोनों देखना चाहिए। ज़िद्दोज़हद में हम कैसे थे, क्या हम रास्ते से मुकरने वाले हैं, क्या हम वादे से पीछे जाने वाले हैं, क्या हम डेवलपमेंट नहीं चाहते, क्या हम अमन नहीं चाहते, क्या हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते, ये सारी चीज़ लोग जानते हैं, देखते हैं, और लोग समझते भी है। क्योंकि देखिए, हम ऐसे पहले सरकार है इस पूरे मुल्क में, बाज़ाब्ता अपने ट्रेजरी से मंदिर में पैसा देते हैं, बाज़ाब्ता हमारे ट्रेजरी से मस्जिद में पैसा देते हैं, बाज़ाब्ता अपने ट्रेजरी से चर्चेस में देते हैं, गुरुद्वारे को पैसे देते हैं। तो जो ये बताया जाता है कि रियल सेक्युलरिज्म क्या है, यहाँ हम करके दिखा रहे हैं। वो तो खाली बोलते रहेंगे, और दोनों नेशनल पार्टीज़ का डर ये है कि ये लोग तेलंगाना से हट के बाहर ना स्प्रेड हो जाए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो वहाँ पर भी बड़े बड़े लीडर बीआरएस पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, शरद पवार जी बोलते हैं, एक्स सीएम थे ठाकरे साहब, वो भी बोलते हैं, हर कोई आज बोलने लगा। तो इसका मतलब है उनको कहीं ना कहीं डर तो हो रहा है ना कि हम एक्सपैंड हो रहे हैं। दिख रहा है। एक चीज़ और जिसकी अक्सर चर्चा होती है, हम दूसरे सूबों में भी जाकर के देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये सूबा जो है बहुत पीसफुल रहा है, एक अपनी मतलब लोगों को बताया है कि हाँ भाई कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है। आपको लगता है कि ये दूसरे सूबों के लिए भी नज़ीर है, उनको भी सीखना चाहिए कि कैसे एक सूबे में जो है पीस कायम करके रखा जा सकता है?
देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक तो नॉर्मल टाइम में अमन और चैन कायम करके रखना इजी होता है, लेकिन अगर आज देश भर में आप माहौल देखेंगे तो कितना ज़्यादा एससीज पे अटैक हो रहा है, कितने ज़्यादा एसटीज पे अटैक हो रहे हैं, कितने ज़्यादा महिलाओं पे अटैक हो रहा है, कितने ज़्यादा धर्म के नाम पर पोलराइजेशन हो रहा है, कितने ज़्यादा मुसलमानों पे अटैक हो रहा है। ये सारे चीज़ें देखते हुए एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पोलराइजेशन के सपोर्ट में है, उनको फेस करते हुए यहाँ पे अमन और चैन कायम रखना बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन ये हो रहा है क्योंकि केसीआर साहब है, उनका एक बहुत सीरियस बुलंद उनके इरादे है कि यहाँ पे मैं डिस्टर्ब होने नहीं दूंगा। अदरवाइज कोई ये नहीं काम कर सकता था। इनसे बड़े बड़े सीएम थे, वाईएसआर थे, चंद्रबाबू थे, उन्होंने तो हमेशा मज़हब को यूज़ किया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। सीएम बदलना है तो कांग्रेस में क्या करवाते थे, दंगे फसाद करा दो। सीएम बनना है, सीएम को बदलना है या कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट करना है, टीडीपी के टाइम पे कितने दंगे हुए थे, आप याद कर लीजिए। तो यहाँ क्यों नहीं हुआ है? तो यहाँ एक नेता है, यहाँ एक शख्सियत, पर्सनालिटी ऐसा है कि उनका रिजॉल्व इतना स्ट्रांग है, उनका इरादा इतना बुलंद है, इसीलिए 10 साल में कुछ एक इंसिडेंट नहीं हुआ। उठा के दिखाइए मुझे एक इंसिडेंट कहीं से भी, कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो स्टार्ट होने से पहले हमने उसको रोक दिया है। और इतनी अच्छी आज फिज़ा है तेलंगाना में। गणेश चतुर्थी होती है, गणेश निमज्जन होता है, तो पूरा मिलाद कमेटी बैठ के तेलंगाना की बोलते हैं कि हम अपने रैली को पोस्टपोन करेंगे क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने देते हैं, अगले दिन हम मनाते। इतना चैन, इतना अच्छा फिज़ा आज कौन सी स्टेट में है, आप मुझे बताइए। अगर ये हम कर सकते हैं तो और क्या करना चाहिए? ये करेंगे तो ही लोगों के लाइफस्टाइल अच्छे होंगे, बिजनेस अच्छा होगा, अपने बच्चों को नौकरियां मिलेंगे, पढ़ सकते हैं। जिस देश में, जिस जगह में पीस है वहाँ प्रॉस्पेरिटी है। मगर आपको लगता है मैम थोड़ा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि भाई हम आए तो ये रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, हम आए तो सनातनियों का ये यहाँ पर हुकूमत होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या के कविता जी, क्या केसीआर साहब, क्या केटीआर साहब या आपकी पार्टी के दूसरे लीडर्स वो सनातनी नहीं है? ये सनातन है क्या आपके नज़रिए से? क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही है कि सनातनियों की जो है यहाँ पर हुकूमत बननी चाहिए। तो आप लोग कौन है फिर? देखिए, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। इससे पहले एक बात आपको बताती हूँ। हम बीजेपी वाले जो बयान देते हैं उस पर अक्सर बात करते रहते हैं, उनके ट्रैप में पड़ जाते हैं। जो वो कहते हैं उसी में हम सर्किल करते रहते हैं। लेकिन असली दुश्मन तो कांग्रेस है, असली दुश्मन कांग्रेस है। क्यों कांग्रेस है? क्योंकि रेवंत रेड्डी जो बयान देता है कि सीएम सर का आप सर काट दो, हाँ रैयत हमारे बेगर्स है, स्टूडेंट्स हमारे ड्रंकर्ड्स है, ऐसे इतने ज़्यादा उन्होंने लोगों को उकसाने के बातें किए हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने डिवाइड करने का कोशिश किया है। तो माइनॉरिटीज़ को दिखा के बीजेपी सियासत करती है तो हम जानते हैं। सो जो खुला खेल है उनका, हाँ, लेकिन इनका छुपा खेल है। जब तक हम छुपा खेल नहीं पहचानेंगे तो धोखा खा जाएंगे ना। आगे चल के अगर हम इनके ऊपर भरोसा करेंगे तो क्या होगा? हमारा अननेसेसरी जो डेवलपमेंट हो रहा है दूसरे स्टेट्स में, कर्नाटका में हम देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे कांग्रेस वाले। और ये धर्म की बात जब होती है, देखिए आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू जी, आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू एंड आई एम अ वेरी प्रैक्टिसिंग हिंदू। मैं सुबह उठ के पूजा पाठ करके ही बाहर निकलती हूँ, लेकिन मेरी पूजा, मेरी आस्था मेरे घर के अंदर है। बाहर जब जाती हूँ, मैं सियासत में हूँ, मैं एक लोगों से मिलती हूँ, आम आदमी भी होने दीजिए, पब्लिक फिगर होने की ज़रूरत नहीं। अपनी आस्था, अपना विश्वास अपने घर में। तुम जब बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो तो इंसान तो है ना पहले, मज़हब तो बाद में है, पहले तो इंसानियत है। एक दूसरे से मिलते हो तो मज़हब की बात करने की ज़रूरत ही क्या है? आप बात करो डेवलपमेंट की, आप बात करो दोस्ती की, आप बात करो चैन की, प्रॉस्पेरिटी की, वो नहीं करते। अब ये कांग्रेसियों का खेल क्या है? ये छुप के ये खेल खेलते हैं, बीजेपी वाले खुला खेल खेलते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है हमारे आवाम से कि इनका खेल पहचानिए पहले, ये ज़्यादा डेंजरस है। बीजेपी वाले तो नॉन दुश्मन है, ईजी है उनको टैकल करना। उनकी बातों को या उनके बयानात को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कह रही हैं? जब तक यहाँ बीआरएस पार्टी है तब तक बीजेपी को सीरियसली लेने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, 2-3 चीज़ें और हैं मैम। एक तो चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में ये कहा जाता है अक्सर कि लोगों से मिलते नहीं हैं और पार्टी लीडर्स, मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज वो भी इंतजार करते रहते हैं। तो इस ये जो एक लेवल लग चुका है, चूंकि मैंने कहा पीयूष गोयल साहब पहले ही 2-4 दिन पहले ही बोल रहे थे ये बात, यानी लीडर्स इस बात को कहते हैं और आमतौर पर कई सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, आप 1000 लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए
कि आपको क्या अपना वजीफ़ा मिल रहा है टाइम पे, क्या आपको 24 आवर्स करंट मिल रहा है, क्या आपको पानी मिल रहा है, क्या आपके बच्चों का तालीम कैसा है। अगर उनको वो सब मिल रहा है तो सीएम साहब ऑटोमेटिकली 24 आवर्स उनके साथ वहाँ है। तक पहुँच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक लीडर का काम क्या है, जो लोगों का लाइफ इजी करना है वो करते हैं। अगर केसीआर साहब को किसी से नहीं मिलना होता, केसीआर साहब अगर इतने क्लोज्ड पर्सनैलिटी होते, इतने साल कैसे मूवमेंट चलाते, बिना लोगों के चलाए क्या। मूवमेंट में हमने हर एक को साथ लेके चला है, गवर्नमेंट में हमने हर एक को साथ लेके चला है, कहीं किसी को हमने छोड़ा भी नहीं है पीछे, क्योंकि जो भी है तेलंगाना का आवाम है, हमारा उनके साथ दिल का रिश्ता है। और ये जो बातें बनाने का, लेबल करने का कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। मुस्लिमों की भागीदारी सियासत में भी और हुकूमत में भी हम देखते हैं दूसरे सूबों में कई सारे जहां पर जो सेकुलर पार्टीज़ की हुकूमतें हैं वहां पर जो उनकी भागीदारी है हुकूमत में वो अच्छी खासी होती है। एक से ज़्यादा वजीर होते हैं, 2 3 4 5 6 तक होते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ एक वजीर है। ठीक है मैम। और ऐसा भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पावर्स उनको नहीं होती, मतलब सारे फैसले जो हैं वो वजीर आला लेते हैं। तो क्या आपको लगता है सियासत में और हुकूमत में हिस्सेदारी बढ़ाने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। उसके लिए पहले हमारी लाइफस्टाइल को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुचल दिया गया है पूरे मुसलमान कम्युनिटी को या एससी कम्युनिटी को, एसटी कम्युनिटी को, उनका कॉन्फिडेंस को कुचला गया है, उनके प्रॉस्पेरिटी को कुचला गया है। तो अभी उठाना है, लीडरशिप को और लेके आगे बढ़ाना है। हमने फिर भी हमारे पूरे देश में, मैं आपको कह सकती हूँ, फर्स्ट टाइम वी मेड अ माइनॉरिटी डिप्यूटी सीएम एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया के हिस्ट्री में। आप देख लीजिए, अदर देन द प्लेसेस वेयर कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब या मैडम मुफ्ती होती है, वहाँ के अलावा कहीं पे भी हमारे सीएम नहीं है माइनॉरिटी। तो सीएम के बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है, होम मिनिस्ट्री, हमने यहाँ पे एक माइनॉरिटी को दिया। बहुत लोग हैरान हो गए थे कि ये कैसे किया आपने। हमने कहा नहीं, हमारे भाई, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं और ये कम्युनिटी को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है हमेशा रेवेन्यू पोर्टफोलियो, वो भी हमने दिया है। और जैसे आपने कहा हमारे एमएलसीज में आप देख लीजिए कैसे हमने दिया है। और जितने भी कॉरपोरेशंस है, पहले कॉरपोरेशंस मुसलमानों को देते थे सिर्फ वक्फ बोर्ड, उर्दू अकेडमी, लेकिन आज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे इंडिपेंडेंट डिफरेंट 5 to 7 कॉरपोरेशंस पहले मर्तबा मुसलमानों को दिया गया है। तो सिर्फ वज़ीरों का ही काउंट नहीं होता है, बाकी बहुत लोग होते हैं सिस्टम में। धीरे धीरे वेरी एफिशिएंटली वी हैव टू पिक अप एंड इंक्रीज द लीडरशिप विच वी विल डू। एक आखिरी सवाल ये कि असेंबली इंतखाबात जो है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे और 3 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएंगे। उसके बाद तैयारी होगी लोकसभा इलेक्शन की। उसके लिए बीआरएस जो है वो तेलंगाना से बाहर भी निकलेगी, क्या कुछ तैयारियां हैं और दायरा जो है वो कितना बड़ा हो जाएगा पार्टी का? देखिए, तेलंगाना से बाहर तो निकलेंगे, लेकिन एक अपील मैं आप मुनसिफ टीवी की तरफ से लोगों को देना चाहती हूँ कि ये असेंबली इलेक्शंस में आप कांग्रेस की असली रूप पहचानिए। बीजेपी से हमें कोई टेंशन नहीं है, जब तक केसीआर साहब है बीजेपी को हम आने नहीं देंगे। यहाँ पे उनके पिछले बार 105 सीट्स में डिपॉजिट गए हैं, अब कोशिश ये रहेगा कि उससे ज़्यादा सीटों में उनके डिपॉजिट जाए। तो उनका यहाँ कुछ नहीं है पॉलिटिकली। तो जो कांग्रेस पार्टी एक डोंग के साथ आपके सामने आ रही है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। दूसरा, जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे, डेफिनेटली दूसरे स्टेट्स में भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी सारे पार्लियामेंट्स हमें जीतना है, उसमें भी आपका साथ चाहिए होगा, ये मेरा अपील है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय तेलंगाना।